students, welcome to OL Expert. In today's session, we are going to discuss a new and a very interesting and very knowledgeable topic and very essential for your upcoming exams. That is the directive principles of state policy. अगर हिंदी में बात करें तो राज्यों के नीति निदेशक सिद्धांत या फिर कहीं कहीं आप देखते होंगे कि राज्यों के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का नाम आपने शॉर्ट में अगर कहा जाए तो आपने सुना होगा डीपीएसपी। डीपीएसपी नाम से काफी पॉपुलर है, लेकिन क्या कभी आपने डिटेल में पढ़ा या फिर कभी जानने की कोशिश की कि आखिर डीपीएसपी में क्या अलग बात है और क्यों हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स गिवन है, फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट किसके लिए दिए गए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो ये क्यों दिए गए हैं आज हम जानेंगे। सबसे पहले यही कि इसका मोटिव क्या है, ये किस चीज के लिए है या फिर किसके लिए ये सिद्धांत बताए गए हैं, और साथ ही साथ जानेंगे कि कितने टाइप के ये सिद्धांत हैं और कौन कौन से हैं। वैसे तो इसके कैटेगराइजेशन के बारे में अगर बात करें यानी वर्गीकरण के बारे में, तो ऐसा कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है, लेकिन इन प्रैक्टिस जिस तरीके से या कहें कि एक बिलोंगिंग के आधार पर कि कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो पर्टिकुलर इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग 3 सेक्टर्स में या कहें कि 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। चलिए धीरे धीरे सब कुछ जानेंगे। तो पहले अगर हम बात कर लें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ पर एक वर्ड आपको दिख रहा होगा स्टेट। स्टेट का क्या मतलब होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको कई बार अपनी प्रीवियस क्लासेस में, क्योंकि स्टेट के लिए ही तो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, स्टेट के लिए ही पॉलिटी पढ़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे स्टेट का मतलब राज्य है, जैसे कि यूपी, एमपी या फिर महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। तो आपको याद होगा जब हम लोगों ने फंडामेंटल राइट पढ़ा था और उसके भी अलावा जब भी हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा या फिर हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा, तो हर जगह हमें एक वर्ड दिखाई देता है, दैट इज स्टेट। तो याद कर लीजिए कि आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी है, जिसमें 4 तरीके के स्टेट्स बताए गए हैं, यानी कि स्टेट्स का मतलब है जिनके पास अथॉरिटी है। अब अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ओवरऑल अगर पूरे इंडिया की, तो भारत की जो सरकार है या जो पूरा भारत का जो राष्ट्र है, नेशन है, वो स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। अगर हम राज्यों में देखें तो स्टेट जो है वो स्टेट है, यानी कि जैसे यूपी, एमपी की बात कर लें। लोकल अथॉरिटीज में देखें या फिर पंचायतों में देखें, ग्रामीण लेवल पे यानी रूरल एरियाज में, तो जो पंचायतें हैं वो स्टेट हैं। और अगर हम लोकल अथॉरिटीज यानी कि अर्बन एरिया की अगर बात करें, अर्बन एरिया में आपकी जो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज के पास बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्टेट्स की डेफिनेशन होती है, इसीलिए वहां पे 4 चीजों को इंक्लूड किया गया है। तो इस जो पर्टिकुलर हमारा आज का टॉपिक है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये स्टेट के लिए ही है, यानी कि यहाँ पे हम आम नागरिकों के बारे में बात नहीं कही गई है, यहाँ पे बात की गई है उन अथॉरिटीज के बारे में कि उन अथॉरिटीज के लिए कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन से सिद्धांत हैं जो उन्हें फॉलो करने हैं स्टेट के लिए पॉलिसीज को बनाते वक्त। यानी कि राज्यों के लिए जब भी वो कोई नीति बनाएंगे तो वो कौन से सिद्धांतों का पालन करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, इसलिए बनाए गए हैं राज्यों के नीति निदेशक सिद्धांत। इट मीन्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि आज हम जानने क्या वाले हैं और आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो साथ साथ आर्टिकल्स के बारे में भी देखते चलेंगे कि कौन से आर्टिकल में क्या चीजें दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम आर्टिकल से भी पहले एक पार्ट की बात करेंगे, यानी कि किस भाग में दिया गया है संविधान के। तो यहाँ पे देखिएगा द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट 4, यानी कौन से भाग में दिए हुए हैं, भाग 4 में। कहाँ के, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के। अब ये तो रही बात भाग 4 की। अब समझ लीजिए कि आपका यहीं से आपके जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, पहली लाइन से ही इनकी स्टार्टिंग हो चुकी है, यानी कि पहली लाइन में ही आपके लिए क्वेश्चंस हैं। पार्ट कौन सा है, 4th। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल हमेशा याद रखिए जहां पे हमारे फंडामेंटल राइट्स ओवर होते हैं या एंड होते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट कहाँ पे ओवर होते हैं, 12 to 35 में। कहाँ पे दिए हुए हैं, पार्ट 3 में। कहाँ दिए हुए हैं, पार्ट 3। और इसी के बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा पार्ट 4 और आर्टिकल स्टार्ट होता है 36। तो 36 से लेकर 51 तक आपके क्या दिए हुए हैं,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स तो आम नागरिकों के लिए है, यानी कि सिविलियंस के लिए है, ठीक है, सिटीजन्स के लिए है, लेकिन जो डीपीएसपी हैं, अब हम शॉर्ट में ही बात करेंगे, बार बार लॉन्ग टर्म में नाम लेने से, क्योंकि आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि डीपीएसपी जब मैं टर्म यूज कर रही हूँ तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो डीपीएसपी दिए हुए आपके 36 to 51, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन और एक नॉलेज भी साथ साथ आपको, कि डीपीएसपी भी हमारे संविधान में ओरिजिनली नहीं थे, इनको भी हमने कहीं से अडॉप्ट किया है। कहां से अडॉप्ट किया है, ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है कि डीपीएसपी आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस देश के संविधान से इन्हें बोरो किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो संविधान निर्माण करता थे, निर्माता थे, उन्होंने बोरो किया दिस आइडिया, ये आइडिया कहां से, फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937, यानी कि 1937 में ही आयरलैंड का संविधान जब बना था तो उसी संविधान में से लिया गया था ये कॉन्सेप्ट कि राज्यों, जैसे हमारी आम नागरिकों की ड्यूटी है, आम नागरिकों के अधिकार हैं, उसी तरीके से राज्यों के लिए भी कुछ सिद्धांत होने चाहिए पॉलिसी बनाते वक्त जिनका उन्हें ध्यान रखना है। तो ये कहां से लिए गए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि आयरलैंड ने भी ये कहीं से अडॉप्ट किया था, आयरलैंड का भी ये ओरिजिनली नहीं है, ठीक है। इट वाज आल्सो अडॉप्टेड बाय आयरलैंड बाय फ्रॉम विच कंट्री, फ्रॉम स्पेन। कहां से आपके स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो स्पेन के संविधान से लिया था आयरलैंड ने, और आयरलैंड से किसने लिया, भारत ने। तो इसीलिए तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही कहें कि अगर वाइड भी है और काफी पूरे दुनिया भर में अगर कंपैरिजन किया जाए तो काफी अच्छा है, क्योंकि जितनी भी अच्छी चीजें हैं, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, जब मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया था कि 60 से ज्यादा देशों की कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया गया था, 60 देशों से ज्यादा, ठीक है। अब वही सेम चीज आपकी हिंदी में लिखी हुई है कि भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में इन्हें वर्णित किया गया है। और संविधान निर्माताओं ने इस विचार को कहां से लिया है, आयरलैंड का जो 1937 का संविधान था वहां से, और जबकि आयरलैंड ने कहां से लिया है, स्पेन के संविधान से इसे अपनाया था। अब हम बात करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों इतनी है, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिसे हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम संविधान का जनक भी कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने इसको कैसे डिस्क्राइब किया है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डिस्क्राइब्ड द डीपीएसपी एज नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक तरीके से जो उदारवादी जो फीचर है, जो विशेषता है, वो किसके द्वारा ये संज्ञा दी गई थी, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड दीज प्रिंसिपल्स एज नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की उदारवादी विशेषताओं के रूप में इसको वर्णित किया है। और साथ ही साथ क्या बोला कि जो डीपीएसपी हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स along with the fundamental rights contain the philosophy of constitution and its soul of the constitution and is the soul of the constitution। इन्होंने संविधान की आत्मा भी इसे कहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं, यानी कि जो लोग सिद्धांत बना रहे हैं, जो नीति बना रहे राज्यों के लिए, अगर उनकी फिलॉसफी नहीं अच्छी हुई तो एक कुशल राज्य या फिर कहें कि एक अच्छे राज्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला है इसे, दिस इज अ फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्या शो करता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दर्शन को भी बताता है, यानी कि हमारे संविधान को एक नजर में या कहें कि एक झलक में भी देखा जा सकता है डीपीएसपी के माध्यम से, कि जो लोग पॉलिसीज बना रहे हैं उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, किसने, बी.आर. अम्बेडकर ने। अब वही सेम चीज आपकी हिंदी में भी लिखी है। आई डोंट थिंक सो कि दैट इट इज नीडेड टू बी डिस्क्राइब्ड इन हिंदी अगेन, ठीक है। तो क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया ही है हिंदी में भी। अब हम बात करेंगे फीचर्स की, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। देन वी विल कम टू द पॉइंट ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ
या फिर कहें कि हाउ मेनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर देयर, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि इनका फीचर क्या है। इन फीचर्स को जानना जरूरी है जिससे आप लॉन्ग टाइम के लिए ये सारी चीजें सस्टेन कर सकते हैं और अपने सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इन सिद्धांतों की विशेषताएं क्या है, ठीक है। द फ्रेज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिनोट्स द आइडियल्स that state should keep in mind while formulating policies and enacting laws। वैसे ऑलरेडी मैंने आपको पहला जब सेंटेंस पढ़ा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तभी बता दिया था कि ये किस लिए हैं। तो देखिए सामने आपके यहाँ पे अगेन लिखा भी है कि denotes the ideals that the state should keep in mind, यानी कि किन चीजों को एक राज्य को नीति बनाते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। should keep in mind while formulating the policies and enacting laws, यानी जब भी कोई कानून बनाए। so these are the constitutional instructions और recommendations, ठीक है। या तो इन्हें हम instructions भी बोल सकते हैं कि ये पूरी तरीके से निर्देश दिए गए हैं, और या फिर कहें कि इनको एक तरीके से परामर्श दिया गया है या इस चीज की सिफारिश की गई है कि आप ऐसा करिए, रिकमेंड किया गया है। तो these are the instructions or recommendations to the state in legislative, executive and administrative matters। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप कोई भी लेजिस्लेटिव काम कर रहे हैं यानी कि विधायिका से संबंधित कोई काम है, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका से संबंधित कोई काम है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कोई भी मैटर है या प्रकरण है या मामला है, तो वहां पर आपको इनको यूज करना है, इन इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। तो सबसे पहला आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 36, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि पार्ट 4 में 36 से लेकर 51 तक दिया हुआ है। तो 36 क्या बोलता है, व्हाट 36 सेज, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36 द टर्म स्टेट इन पार्ट 4 हैज द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3 डीलिंग विद फंडामेंटल राइट्स। देखिए इसके बारे में भी वैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि स्टेट के लिए है तो स्टेट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो आर्टिकल 36 जहां से स्टार्ट होता है वो खुद बताता है कि जो टर्म स्टेट यूज किया गया है वो एज इट इज है, यानी उसकी सेम मीनिंग है जो कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में दी गई थी। फंडामेंटल राइट पे मैंने क्या बताया था, आर्टिकल 12, और फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक दिए हैं आपके 12 to 35। तो 36 ये बताता है कि जो पार्ट 3 में दिया था वही सेम मीनिंग यहाँ पर भी स्टेट के लिए है, यानी कि 4 बॉडीज इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। वही सेम चीज आपकी हिंदी में भी दी है कि इनकी विशेषताएं क्या है। लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑन हिंदी ऑल्सो। वाक्यांश यानी जो स्टेटमेंट दिया हुआ था, जो फ्रेज एक दी हुई थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका क्या मतलब है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। ये विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में राज्यों को संवैधानिक निर्देश या सिफारिशें दी गई हैं, ठीक है, कि आपको ये करना चाहिए, और एक कहीं कहीं पे पूरी कहीं कि स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आपको ये करना है। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, जो शब्द का अर्थ बताया गया है, वही अर्थ यहाँ पर भी होगा, यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों के समय, अभी मैंने इंग्लिश में भी आपको बताया, तो फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन है वही डेफिनेशन यहाँ पर भी फॉलो होगी। देयरफॉर इट इंक्लूड्स द लेजिस्लेटिव and executive organs of the central and state governments, all local authorities and all other public authorities in the country। अब इसका क्या मतलब है, आर्टिकल 12 में कौन कौन, जितने भी ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि लेजिस्लेटिव हैं यानी कि विधायिका से संबंधित हैं, या फिर कार्यपालिका के अंग हैं, या फिर केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, या फिर लोकल अथॉरिटीज हैं यानी कि जो कहें कि जो स्थानीय सरकारें हैं, या फिर कोई भी अदर पब्लिक अथॉरिटीज जिनके पास कोई ना कोई अधिकार सरकार की तरफ से दिए गए हैं या संविधान से, उन सबको स्टेट माना गया है, यानी उन सबको इन डीपीएसपीस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड फीचर इसका क्या है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस
enumerated in the Government of India Act 1935। ये फिर से आपके लिए एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप। क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन कब? आपको पता है हमारे देश के संविधान से पहले वाला एक्ट कौन सा था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। लेकिन ये बेसिकली लास्ट था, और इसमें जो है माउंटबेटन प्लान के तहत जो अलग किया गया भारत और पाकिस्तान को, उससे रिलेटेड ज्यादा चीजें ऐड की गई थी। लेकिन उससे पहले जो सबसे इफेक्टिव कहें कि जो एक्ट रहा वो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। तो उसमें ऑलरेडी इस चीज के बारे में बताया गया है, यानी डीपीएसपी के बारे में, बट टर्म दूसरी थी, यानी जो शब्द वहां पे यूज किए गए थे, या कहें कि जिस शब्दकोश का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, वो दूसरा था। क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। उनको क्या बोलते थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और ये दिए किसको गए थे? गवर्नर जनरल्स को दिए गए थे, क्योंकि गवर्नर जनरल्स के पास अथॉरिटी थी। तो जिसके पास अथॉरिटी थी उसको क्या फॉलो करना है, इसके लिए जैसे आज सरकारों के लिए डीपीएसपी है, तो गवर्नर जनरल्स के लिए यही इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे। ठीक है, तो इसीलिए आगे दिया भी है कि इन अदर वर्ड्स द डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर like the instrument of instructions which were issued to Governor General and to the governors of the colonies of India by the British government under the Government of India Act 1935। यानी कि 1935 के एक्ट में इस चीज को ऐड किया गया था कि जैसे बाकी नागरिकों के लिए कुछ आदेश हैं, कुछ निर्देश हैं, उसी तरीके से गवर्नर जनरल जो कॉलोनीज के थे उनके लिए भी, यानी कहें कि जो प्रोविंसेस के थे उनके लिए भी ये इंस्ट्रक्शन के तौर पे ऑलरेडी थे। ठीक है, अब वही सेम चीज आपकी हिंदी में भी लिखी है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे फिर से आपको बताने की जरूरत है, ऑलरेडी हमने हिंदी में भी डिस्कस कर लिया है। कोई ऐसा टर्म नहीं है जो शायद आपको ना पता हो। अब देखते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन मेयरली अनदर नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बिल्कुल क्लियर है कि इसका मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये उसी का दूसरा नाम है, केवल बस नाम बदल गया है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की जगह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कर दिया गया है। द ओनली डिफरेंस इज दैट, केवल एक ही अंतर है, वो क्या है? दैट दे आर इंस्ट्रक्शंस टू लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे वो किस लिए थे? वो गवर्नर जनरल्स के लिए थे, और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये किसके लिए हैं? ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड हैं, या फिर कहें एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिलेटेड हैं, यानी कि प्रशासन से संबंधित, कार्यपालिका से संबंधित या विधायिका से संबंधित कोई भी कार्य करना है तो वहां पर इन डीपीएसपीस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और वही सेम चीज आपकी हिंदी में भी लिखी है। अब यहाँ पे देखेंगे तीसरा फीचर, जो थर्ड फीचर है, the directive principles is the directive principle की अगर बात करें, जो थर्ड फीचर है, a very comprehensive economic, social and political program for a modern democratic state। हमने यहाँ पे मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट क्यों बोला है? क्योंकि जो पुराना है वो गवर्नर जनरल्स के समय का है। ठीक है, तो जो डीपीएसपी है ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी कि बहुत ही डिटेल में इसमें बताया गया है कि स्टेट्स को क्या क्या फॉलो करना है, कैसे कैसे फॉलो करना है। इकोनॉमिकली, यानी अगर अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई डिसीजन लेना है, सोशल यानी सामाजिक तौर पे कोई डिसीजन लेना है, पॉलिटिकल कोई प्रोग्राम बनाना है, यानी कि कोई राज्य से संबंधित कोई नीति बनानी है, तो कैसे किन पॉलिसीज को, किन निर्देशों को फॉलो करना है, किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ये सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली बताई गई हैं। ठीक है, दे एम at realizing the high ideals of justice, liberty, equality and fraternity as outlined in the preamble of the constitution। मैंने आपको बताया था कि preamble क्या है? key of the constitution, यानी कि पूरे संविधान की कुंजी। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं कहाँ रिफ्लेक्ट होती हैं? हमें preamble में। तो इसका एम क्या है? हाई आइडियल्स ऑफ जस्टिस, यानी न्याय की बहुत ही ऊंचा आदर्श न्याय के लिए, यानी कि हर व्यक्ति ऐसा
तो ऐसा तो बिल्कुल उसका माइंडसेट होना चाहिए कि यहाँ पे जस्टिस तो मिलेगा, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से, इक्वालिटी समानता रहेगी, और साथ ही साथ बंधुत्व यानी कि फ्रेटर्निटी की भावना भी रहे, ठीक है। They embody the concept of welfare state and not that of police state which existed during the colonial era। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ अथॉरिटीज हैं और गवर्नर जनरल्स के समय भी कुछ अथॉरिटीज हैं, लेकिन वहां पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे वो किस टाइप से फॉलो होते थे, जैसे कि पुलिस स्टेट यानी कि बिल्कुल क्रूएलिटी टाइप कि किसी को भी बिना कुछ सोचे समझे कोई भी पनिशमेंट दे देना, इम्प्रिजनमेंट दे देना, ठीक है, किसी भी तरीके की सजा दे देना, तो वो पुलिस स्टेट नहीं, बल्कि इसका कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करना, यानी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ये बेसिक डिफरेंस भी है पहले की पॉलिसी में और अब की पॉलिसी में। यानी औपनिवेशिक युग की बात करें, कॉलोनियल एरा की, तो वहां पे जो विद्यमान था वो क्या था, पुलिस राज्य। यहाँ पर क्या विद्यमान है, कल्याणकारी राज्य, यानी कि आपका वेलफेयर स्टेट, ठीक है। अब देखेंगे फीचर नंबर 4। फीचर नंबर 4 क्या है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा था तो एक चीज आपने पढ़ी होगी कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल नहीं होते तो आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक नहीं होता, सॉरी आपका आर्टिकल 32 नहीं होता। वो क्या है आर्टिकल 32, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संवैधानिक उपचार। और संवैधानिक उपचार क्या करते हैं, जब आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके थ्रू आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। व्हाई इट कैन बी डन, ये क्यों हो सकता है, बिकॉज दे आर जस्टिसिएबल। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के केस में बिल्कुल इसका इनवर्स है। क्या है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इनजस्टिसेबल इन नेचर, ठीक है, प्रकृति में ये बिल्कुल न्यायवादी नहीं है, यानी कि आपको इसके लिए न्याय डायरेक्ट नहीं मिल सकता, इसके लिए काफी लंबी प्रोसेस होगा, या बहुत ज्यादा कहे कि जो सबके संज्ञान में अगर कोई मामला होगा तभी आप डायरेक्ट कोर्ट वगैरह में जा सकते हैं, अदरवाइज ये इतना इजी नहीं है। अभी आगे हम इसके एक्सेप्शंस भी देखेंगे। यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख दिया गया कि दे आर नॉट जस्टिसेबल, ठीक है, कि ये न्यायप्रद नहीं है इन नेचर, दैट इज दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। अब नॉन जस्टिसेबल का क्या मतलब है कि लीगली आप इन्हें इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप इन्हें कानून के दायरे में नहीं ला सकते डायरेक्ट, ठीक है। Therefore, the government, अब यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, और साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट्स भी हैं, यानी कि आपकी जो भी लोग जैसे कि आपकी म्यूनिसिपैलिटीज रूरल एरिया में, और अगर हम सॉरी अर्बन एरिया में अगर बात करें तो म्यूनिसिपैलिटीज, और रूरल एरिया में बात करें तो पंचायतें, ठीक है, कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इम्प्लीमेंट देम, यानी इन्हें जबरदस्ती इन लॉज को या कहें कि इन निर्देशों को फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्टली कंपेल नहीं किया जा सकता, यानी इनसे जबरदस्ती इसे फॉलो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब नेवरदलेस, लेकिन अब ऐसा भी तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन होंगे, अदरवाइज फिर न्याय की बात ही क्या रह गई, फिर इनको नोवेल इंस्ट्रूमेंट कैसे बोलेंगे, नोवेल इंस्ट्रूमेंट तो बोल ही नहीं पाएंगे फिर, अगर ऐसा हो जाए कि हम इनको कंपेल ही नहीं कर सकते, ये कुछ भी करें, ठीक है। इसीलिए आगे क्या लिखा हुआ है, नेवरदलेस द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 37 itself says that these principles are fundamental in governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making law, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप, इसीलिए ऑलरेडी बोला ही गया है कि आपको इन डीपीएसपीस को फॉलो करते हुए ही कोई कानून बनाना है, ठीक है। और इस यहाँ पे ऊपर क्या बोला गया कि कंपेल नहीं कर सकते, लेकिन 37 में अगर आर्टिकल में लिख दिया गया है, यानी संवैधानिक तौर पे लिख दिया गया है, तो ये तो बिल्कुल फिक्स है कि ये फॉलो तो करना ही करना है। तो भले ही आप कंपेल नहीं कर सकते, कंपलसरी नहीं बना सकते उनके लिए, लेकिन 37 के अकॉर्डिंग तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से फॉलो करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा, ठीक है।
अब देखिए वही सेम चीज आपकी हिंदी में भी लिखी है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। जो निदेशक सिद्धांत हैं ये प्रकृति में गैर न्याय संगत हैं, यानी कि इनको आप तुरंत अदालतों में कानूनी रूप से लागू करने योग्य ये नहीं है, ठीक है, अगर इनका उल्लंघन होता है। इसलिए सरकार यानी केंद्र, राज्य और स्थानीय उन्हें लागू करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। फिर भी संविधान का अनुच्छेद 37 स्वयं कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं, और मौलिक है यानी इन्हें अपनाना ही है, और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, देखिए बात कॉन्ट्रडिक्ट हो गई, ऊपर बोला गया कि कंपेल नहीं कर सकते और 37 में बोला गया कि आपको लागू करना ही करना है। ठीक है, अब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दो नॉट इनजस्टिसेबल, अब वही बात है कि भले ही न्याय संगत नहीं है इन नेचर, हेल्प द कोर्ट्स अमाइनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ, लेकिन इनके माध्यम से जो कोर्ट है, यानी कि जो हम उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे हैं या किसी भी न्यायालय की बात कर लें, हाई कोर्ट की ही बात कर लें, तो अदालतों को जांच पड़ताल करने और कानून की संवैधानिक वैधता का निर्धारण करने में ये सहायता करते हैं। इससे क्या होता है कि एक कंपैरिजन हो जाता है कि स्टेट में एक्चुअली लागू क्या है और डीपीएसपी में बोला क्या गया है। अब दोनों को कंपैरिजन करने पर क्या होता है, कोर्ट के लिए काफी इजी हो जाता है ये जानना कि ये सही है या नहीं। ठीक है, तो ये क्या थे आपके फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि क्या विशेषताएं हैं आपके नीति निदेशक सिद्धांतों की। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द कहीं की कैटेगराइजेशन करके हम देखेंगे कि कितने टाइप के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं। सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, इट मींस इन लेक्चर नंबर 2। सो टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज earning. So bye bye and take care.